हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स, जो कि आपके नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी पेपर है। तो बिना कोई फालतू की बकवास किए हुए और ना ही बिल्कुल टाइम वेस्ट करना है, स्टार्ट कर देते हैं हमारे टॉपिक्स जो कि हमको क्वांटम फिजिक्स में पूरे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। तो जान लेते हैं ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, या उसको हम बोल सकते हैं कि फेलियर के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि फेलियर क्या होता है। किस चीज़ का फेलियर की बात हो रही है यहाँ पे, क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर की बात हम लोग करेंगे। और हम लोग बोल सकते हैं कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की नीड पड़ी तो पड़ी क्यों भाई, है ना। भाई किसी भी चीज़ की अगर नीड है तो क्यों आती है नीड, तो ये सब हमको जानना है। तो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स ऑल वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे वेरिएबल्स की जो बात की गई है, जैसे अगर हम मान लेते हैं वेरिएबल हमारे पास मोमेंटम है। मोमेंटम आप लोग जानते होंगे, पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं, काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। एम क्या होता है, मास। वी क्या होता है, वेलोसिटी। और जो पी होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मोमेंटम बोल देते हैं। ठीक है भाई, वेलोसिटी समझ ही गए आप लोग, है ना। अब एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल या फिर जे से शो कर देते हैं। ये भी आप काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। और यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर ये होता है एंगुलर मोमेंटम, लिख देते हैं इसको। ठीक है ना। ओके। तो फिर हम बात कर ले, रेडिएशन एंड पार्टिकल हैव सिंगल नेचर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, एंड रेडिएशन इज अ वेव अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जो रेडिएशन होता है वो कैसे बिहेव करता है, वेव की तरह एक्ट करता है। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स का ये कहना है कि रेडिएशन जो है रेडिएशन इज नथिंग बट अ वेव। ओके। नाउ क्लासिकल मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब बच्चों आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। जैसे अगर हम पूरे एक सिस्टम की बात कर लेते हैं, जैसे अगर हमें किसी सिस्टम की बात करते हैं, ये गैसियस वेसल है। अगर इसमें ये कई सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये कई सारे गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें भरे हुए हैं इस तरह से, है ना। एक बार मैं बना दूं फिर आपको अभी क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई गैसियस वेसल है और इसमें ये कई तरह से कई सारे जो है गैसियस पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स मान लो। ठीक है। तो जब आप इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखेंगे, जब आप इस पूरे सिस्टम की एक साथ बात करेंगे, तो आप इसको क्या बोल देंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। आप इसको क्या बोल देंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और अगर आप यहाँ किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हो, किसी एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हो, तो सिंगल पार्टिकल के लिए आप इसी को क्या नाम दे दोगे, सिंगल पार्टिकल के लिए आप इसी को बोल दोगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या बोल दोगे आप, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है ना। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू ई नॉट, ई इज इक्वल टू ई नॉट ई रेस टू पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे ई नॉट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे जो ये जो बी नॉट है वो क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। और ये जो एक्स्ट्रा टर्म आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, फेज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना फेज है, फाई का फेज यहाँ पे बना हुआ है। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं, दीज आर द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। चलो, मैथमेटिकली दिस इज अ प्लेन वेव बिकॉज एट अ पर्टिकुलर टाइम, सपोज टी इज इक्वल टू जीरो, मान के चलते हैं कि हम कोई टाइम ले लेते हैं टी इज इक्वल टू जीरो। हम लोगों ने कोई भी एक टाइम यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लिया है कि कोई एक टाइम t इज इक्वल टू जीरो है। अब t इज इक्वल टू जीरो आप इस इक्वेशन में जब रखोगे तो ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन जो हमारे पास सर बचेगी वो क्या बचेगी, ये वाली इक्वेशन हमारे पास बचेगी। देखो इसमें से जो ओमेगा टी वाला टर्म है वो गायब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ओमेगा इंटू टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, e इज इक्वल टू ई नॉट ई रेस टू पावर आयोटा के आर।
ठीक है ना। चल, विच रिप्रेजेंट अ प्लेन वेव इक्वेशन, ये जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक प्लेन वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, काफ़ी छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं कि प्लेन वेव क्या होता है, इस तरह से, है ना, ये प्लेन वेव को शो करता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इफ़ वी कनेक्ट if we connect all the same phase point then this is called plane surface। प्लेन सरफेस का मतलब क्या है, देखो प्लेन सरफेस का मतलब है कि जैसे ये एक सरफेस है ना, अब इस सरफेस पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो किसी सोर्स से अगर मान लो आ रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई एक लाइन सोर्स है, तो यहाँ से वेव निकलेंगी इस तरह से, इससे क्या होगा, वेव्स, कई सारी वेव्स इससे निकलेंगी, ऐसे ही निकलेंगी वेव, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि कई सारी वेव्स निकल के कहाँ पहुंचेगी, कई सारी वेव्स निकल के इस वाली सरफेस पे पहुंचेंगी, ठीक है। तो इससे कई सारी वेव निकल के जब सामने वाली सरफेस पे पहुंचेंगी तो ये सरफेस जो है वो क्या कहलाएगी, एक तरह का प्लेन सरफेस कहलाएगी, या इसी को हम लोग बोल देते हैं वेव फ्रंट। क्या बोल देते हैं, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट आप लोगों ने पढ़ा है, वेव ऑप्टिक्स आप लोग याद करो, क्लास 12th में वेव ऑप्टिक्स जब आपने पढ़ी थी तब आपने हाइगेंस प्रिंसिपल में वेव फ्रंट पढ़ा था। क्या होता है वेव फ्रंट, एक ऐसी सरफेस होती है जहां हर एक पार्टिकल कैसा होता है, फेज में होता है। एक ऐसी सरफेस जहां हर एक पार्टिकल क्या होता है, फेज में होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं हल्का सा आपको याद दिला देता हूँ। जैसे होता ये है कि ये अगर हम लोगों ने माना कि एक है हमारे पास वेव सोर्स, ये हमारे पास क्या है, एक वेव सोर्स है, ठीक है। तो इस वेव सोर्स से जो भी वेव निकलेंगी वो इस वाली सरफेस यानी ए बी जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या होगा, हर एक वेव सेम टाइम पे पहुंचेगी। हर एक वेव क्या होगा, सेम टाइम पे पहुंचेगी। अगर हम इसकी स्पीड क्या मान ले, v, तो हर एक वेव की स्पीड v तो होगी, इसकी भी स्पीड होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। तो ये जो वेव इससे निकल रही है इस सरफेस पे पहुंच रही है सारी की सारी सेम टाइम पे। तो ये वाली जो सरफेस है वो हमारी सरफेस क्या कहलाती है दोस्तों, ये सरफेस हमारी कहलाती है वेव फ्रंट। यानी वेव फ्रंट को हम लोग और अच्छे तरीके से डेफिनेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो वेव फ्रंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, the locus of all point that have same phase, the locus of all the point that have same phase। बात को समझ गए ना। यानी आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एक ऐसी सरफेस जहां सारे पार्टिकल, हर एक पार्टिकल कैसा होगा, फेज में होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं कि अगर हम प्लेन वेव की बात करें तो प्लेन वेव अभी आपको बताया गया कि हम t इज इक्वल टू 0 को एक पर्टिकुलर टाइम लिया तो ये इक्वेशन हमको मिल जाती है। स्फेरिकल वेव रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं तो इक्वेशन हमारे पास ये हो जाती है। इसमें ए क्या है आप लोगों को पता है, एम्पलीट्यूड। चलिए ठीक है ना भाई, ओके। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आगे की तरफ। क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन टू एस्पेक्ट। क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है वो दो एस्पेक्ट पे बेस्ड होता है, पहला पार्टिकल, दूसरा वेव। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स इन्हीं दोनों कंसेप्ट पे बेस्ड होती है। पहला हमारे पास कौन सा पार्टिकल पार्टिकल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, वेव रहेगा। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है पॉइंटिंग वेक्टर। जिसका नाम क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर। दोस्तों पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, और उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेटिंग नेचर की वजह से जनरेट होता है। समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेटिंग नेचर की वजह से जनरेट होता है, जिसको एक वेव जनरेट होती है ऐसे बोल दो, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल देते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंटिंग वेक्टर का यहाँ पे क्या मीनिंग हो जाएगा, पॉइंटिंग वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी फ्लो। पॉइंटिंग वेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहाँ पे आप लोग यूनिट और लिख लेना, पर यूनिट टाइम, है ना। मतलब एक एनर्जी जो यूनिट एरिया में या यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में फ्लो हो रही है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप लोगों को पता है क्या होता है सिचुएशन, चलो समझ लेते हैं यहाँ पे साइड में।
ये जैसे मान लेते हैं कि ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोगों को पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसमें एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसको अगर हम लोग मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो जाएगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन जो है वो किसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है दोस्तों, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हुई ना। जैसे अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई मान लो, तो ये वाली को आप क्या मान लो, जेड एक्सिस मान लो। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुई, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है एस वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। यहाँ पे ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एच वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बी वेक्टर आप लोग लिखते हैं, ये लिखते थे छोटे क्लासेस में, अब हम हो गए हैं बड़े, है ना, अब हम हो गए हैं बड़े। अब हम किसी को अंकल नहीं बोलेंगे, अब लोग हमको अंकल बोलने की स्थिति में आ चुके हैं, हमसे छोटे लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को एच वेक्टर बोलेंगे। और पॉइंटिंग वेक्टर को कई सारी बुक्स में आप लोग देख सकते हैं कि पी वेक्टर से शो करते हैं। मैंने यहाँ पे एस वेक्टर से शो किया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। कई सारी बुक्स में एस वेक्टर से भी शो किया जाता है और कई सारी बुक्स में पी वेक्टर से भी शो किया जाता है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को क्लियर होगा, है ना। चलिए, तो एस वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या आ चुका है, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो एनर्जी फ्लो होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉइंटिंग वेक्टर। इसी चीज को आप लोग और क्या बोल सकते हैं, पावर फ्लक्स। जब से समझो, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, यही तो है पॉइंटिंग वेक्टर, यही तो होता है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम बच्चों क्या होता है दोस्तों, पावर होता है। और अपॉन में क्या है, एरिया है। तो आप इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, बताएगा कोई, इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, इसका यूनिट क्या हो जाएगा पॉइंटिंग वेक्टर का, पावर का एरिया, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। और एरिया का यूनिट क्या होता है, अरे एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना। तो फाइनली हमारे पास जो क्या कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर है, उसका यूनिट क्या आ चुका है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। चाहो तो आप डायमेंशन वगैरह निकाल लो यार, डायमेंशन डायमेंशन तो यार बचपना हो गया अब आप लोगों के लिए, है ना, एमएससी वाले हो। तो डायमेंशन वगैरह तो हम यहाँ से बड़े बखूबी निकाल सकते हैं। वॉट का डायमेंशन आपको पता होता है, वॉट का डायमेंशन आप एनर्जी और टाइम से निकाल सकते हो। चलो निकाल के ही बता देता हूँ, फालतू में क्यों आप लोगों के ऊपर लोड आ जाए। पॉइंटिंग वेक्टर का क्या हो जाएगा, देखो ई अपॉन एरिया इंटू टाइम है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-2, अपॉन में एरिया का होता है L2, है ना। और टाइम का क्या होता है, T होता है। तो ये L2 से L2 नहीं रहे बेचारे, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा हमारे पास, M। ये T चला जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा MT-3, ये आ चुका है डायमेंशन। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अदर वीडियो पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। और हम अब क्वांटम मैकेनिक्स का एक पूरा सीरीज़ लेके आएंगे आप लोगों के लिए, नेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आगे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।